Okay. Hello everyone. Okay. So any homework in the last class? Okay. So let us start with that. Exercise 121 to 30. Fine. ठीक है. Okay. 21 to 30. इसमें बताओ कौन कौन सा में डाउट है. Okay. No doubt. 28th. 27th. Okay. Fine. See 27 की बात कर लेते हैं. You have 3.2 gram of oxygen and 0.2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन. ठीक है. और वॉल्यूम ऑफ कंटेनर है 1.12 लीटर. टेम्परेचर इज 273 केल्विन. टोटल प्रेशर. ओके. तो टोटल प्रेशर कैसे निकालोगे बताओ. टोटल प्रेशर आएगा Pt इंटू वी इज N1 प्लस N2 इंटू RT. ठीक है. ठीक है. तो Pt आ जाएगा ये. एवरीबॉडी क्लियर. N1 प्लस N2 निकाल सकते हैं ना. Yes, you can do that. Basically, you can also add the individual pressures. Just a minute.
ओके, अभी आवाज आ रही है क्या? हाँ ठीक है, थोड़ा सा शायद वो इशू था वो ऑडियो का। फाइन, अभी देखो बेसिकली यू कैन यूज दिस रिलेशन, दैट इज आई थिंक easy to do. You can do that easily कि basically PET is N1 plus N2 multiplied by RT upon V। तो ये तो आसान है, कोई दिक्कत है इसमें? ओके, तो अभी क्या पूछना चाह रहे हो प्रणव, ये बताओ तुम। प्रणव, आई थिंक यू हैड अ क्वेश्चन इन दिस, बट द आंसर कम स्लाइटली डिफरेंट व्हेन वी ऐड इंडिविजुअल प्रेशर। ऐसा होगा तो नहीं, देखो आई विल टेल यू। देखो, यदि हम P1 की बात करें तो आएगा क्या, N1 V RT, N1 RT by V, और P2 जो है वो आएगा N2 RT by V। तो P1 प्लस P2 क्या आएगा? सेम ही तो आ रहा है, तो कैसे अलग आएगा बताओ? ठीक है, ओके नेक्स्ट बताओ, 26। 26, देखो, what is the ratio of masses of oxygen and helium taken together in a vessel with total pressure of 10 atm given the partial pressure of He? अच्छा देखो क्या है, पार्शियल प्रेशर हीलियम का 2 एटीएम है, ठीक है, और टोटल प्रेशर 10 एटीएम है। तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर क्या हुआ बताओ? 8 एटीएम। तो इसका मोल फ्रैक्शन क्या हो गया एवरीबॉडी? मोल फ्रैक्शन क्या हो गया इसका? 0.2, और इसका मोल फ्रैक्शन क्या हुआ? 0.8। इसमें कोई दिक्कत है एवरीबॉडी? तो अब यानी देख लो, NHE अपॉन NHE प्लस NO2 is 0.2, and NO2 upon NHE plus NO2 is 0.8। तो अब NHE upon NO2 क्या आएगा? 1/4। Is that clear? Okay, so can you calculate the ratio of masses now? So calculate the ratio of molar masses now. Done. Okay, write down then.
ठीक है, राइट। रिटर्न नाउ। अमन। ओके फाइन, तो आगे बढ़ जाए। 28। देखो क्या है, सैंपल ऑफ O2 गैस इज कलेक्टेड ओवर वाटर एट 22 डिग्री एट बैरोमेट्रिक प्रेशर ऑफ 750 एम, द पार्शियल प्रेशर ऑफ। तो देखो पीटी जो है ना, दिस इज 751, तो PO2 प्लस PH2O जो है दैट इज दिस मच। ठीक है, तो PO2 जो आएगा T21 आ जाएगा, ये आ जाएगा 730 mm, राइट। ठीक है एवरीबॉडी। ठीक है, जस्ट अ मिनट। तो ये तो आ गया, आराम से आ गया, अभी इसमें ही आ गया। तो ये आ जाएगा आंसर। ठीक है एवरीबॉडी, राइट इट डाउन। ठीक है, नेक्स्ट बताओ। ओके नेक्स्ट। या आई विल कम टू भावेश। 29। देखो बेसिकली क्या है, देयर आर टू बल्ब्स, A and B, which are connected by very small tube having a stopcock। ठीक है, बल्ब ए हैज वॉल्यूम ऑफ 100, इसका 100 ml है, और इसमें है 150 ml। ठीक है, ओपनिंग द स्टॉप कॉक। एक सेकंड है ना। ओके देखो, ये फिल्ड था और ये वैक्यूम था। ठीक है, तो अब देखो क्या है, P1 V1 इज इक्वल टू P फाइनल V1 प्लस V2। ये सबको समझ में आ रहा है एवरीबॉडी? ये समझ में आ रहा है हमने ऐसा क्यों कर दिया? क्योंकि ये खाली था ना, तो अब जब ये जाएगा तो पूरा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेगा। तो P1 इंटू 100 इज इक्वल टू P फाइनल 250। तो अब बताओ क्या आएगा आंसर। ठीक है, ओके नेक्स्ट बताओ। नेक्स्ट नेक्स्ट। 23 किसी ने पूछा था क्या? भावेश, वाज इट यू? अच्छा ठीक है, नोट कर लो।
डन. 16/15. Why? बताओ क्यों? भावेश ऐसा क्यों लग रहा है तुम्हें? भावेश, any specific reason for this? Why do you think answer should be 16/15? अरे कुछ तो बोलो. Total pressure would be more than partial. Are you talking about this question, like 29th question? Then okay, 23. ठीक है, अब 23 पे आ जाते हैं. Equal weights of ethane and hydrogen are mixed in an empty container. The fraction of total pressure exerted by hydrogen. अच्छा देखो, equal weight है. यही है ना, x ग्राम x ग्राम. तो इसका मोल 1 आ जाएगा x/2 और इसका आएगा x/30. तो अब देखो क्या है, तो PH2/Pc2H6 आएगा N1/N2. ठीक है, तो इसको निकालो. फाइन, कैलकुलेट एवरीवन. बताओ क्या आएगा आंसर अपना. एवरीबॉडी, क्या है आंसर? 15:16. ये आ रहा है क्या? ओके ओके ओके, ये हमें नहीं निकालना है एक्चुअली, हमें निकालना है. जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट. एक सेकंड, पूछा है इन्होंने फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन का क्या है, तो हाइड्रोजन का हमें मोल फ्रैक्शन निकालना होगा. एक सेकंड हो जाओ, एक सेकंड. हमें एक्चुअली x1 निकालना है. ठीक है, सॉरी, x1 निकालना है. तो फिर आ जाएगा PH2 इज इक्वल टू x1 इंटू PT. तो x1 यहां से निकल जाएगा, राइट? तो x1 निकाल लो, आसान तो है. ये ठीक है. इज दैट क्लियर? भावेश, क्या डाउट है यार, मैं समझ नहीं पा रहा तुम्हारा क्वेश्चन. अरे भाई, दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करो, तो ये आएगा 1/1 प्लस ये आ जाएगा तुम्हारा 1/15. ठीक है. 15/16 आ रहा है, तो क्या दिक्कत है? आंसर सिर्फ 15/16 नहीं है क्या? भावेश, आंसर क्या 15/16 नहीं है? क्या दिक्कत आ रहा है तुम्हें? भावेश, क्या बोलना चाह रहे हो यार? ये PH2/PT आएगा, हमें उल्टा चाहिए हमें भैया. ये यार देखो, PT आ जाएगा P सी. PH2 इज PT इंटू x1. तो x1 क्या आएगा देखो, तो PH2/PT आएगा ना. तो हमने वही तो निकाला, x1 टोटल फ्रैक्शन ऑफ टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय हाइड्रोजन. क्लियर है?
अरे पूछा उल्टा नहीं है भाई। अरे पूछा ठीक ही है, फ्रैक्शन टोटल का कितना फ्रैक्शन, वो सही पूछा है भावेश। आगे बढ़ सकते हैं क्या? ओके फाइन। देखो अभी अपना जो टॉपिक है दैट इज काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, आई होप सबको याद आ रहा है क्या क्या चीजें थी, हमें सब समझ में आ रही होंगी कि बेसिकली होता क्या है, गैस की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो हमें डिस्कस करनी होती है, राइट। गैस की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, जैसे गैस की काइनेटिक एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी तो होती नहीं है, और वो टकराते रहते हैं। ये वाली बातें हमने लास्ट क्लास में करी थी, राइट। ये सबको याद है? एवरीबॉडी प्लीज रिस्पॉन्ड इन द चैट बॉक्स, ये सबको याद है ना? कोलिजन्स कैसे होते हैं पहले बताओ, एक मॉलिक्यूल टकराता है या सारे टकराते हैं? एक टाइम पे कितने कोलिजन्स कंसीडर करते हैं हम? ऑब्वियसली मतलब दो मॉलिक्यूल्स टकराते हैं, राइट। और हम कितने को मूव कराते हैं एट ए टाइम? एक, ठीक है, और बाकी सबको जनरलाइज कर लेते हैं। यही कंसेप्ट है ना, या कुछ और है? ओके। काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है या नहीं रहती? एवरीबॉडी, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है? टोटल काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है या किसी एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है? टोटल काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है, ठीक है। ठीक है, अब जो है टोटल काइनेटिक एनर्जी जैसे कंजर्व रहती है ये हमें पता है। आगे की यदि हम बात करते हैं, जैसे बेसिकली ये मॉलिक्यूल गया और यहाँ टक्कर मार दिया, ये C1, यहाँ पे दूसरा टक्कर मारा C2, यहाँ पे तीसरा टक्कर मारा C3, तीसरा, फिर चौथा, फिर इस तरह से चलता गया। अच्छा, हमने ये बात तो करी थी ना कि वेलोसिटी इस प्रोसेस में एक्सचेंज होती है, क्योंकि ये एक मॉलिक्यूल आ रहा है, दूसरा जा रहा है, तीसरा आ रहा है, चौथा जा रहा है, राइट। तो वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाती है, यहाँ पर हमने बात करी थी। वेलोसिटीज आर एक्सचेंज्ड सिंस the collisions are perfectly elastic, right? हाँ ऑब्वियसली, तो यहाँ पे सोनाली द पार्टिकल्स, हाँ ये लास्ट क्लास में किया है बिल्कुल, तो मैं एक रिवाइज कर रहा हूँ ताकि हम आगे बढ़ सकें। तो देखो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड इज दैट यहाँ पे वेलोसिटी एक्सचेंज हो रहा है, एनर्जी कंजर्व है, और वो इसलिए हो रहा है क्योंकि पार्टिकल्स तो सेम है ना, सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स सेम है। इज दैट क्लियर? यस और नो? चलो ठीक है, तो आगे बढ़ जाते हैं सीधा। अच्छा, कोलिजन पैरामीटर्स, अब हम बात करते हैं कुछ कोलिजन पैरामीटर्स। देखो कोलिजन हो रहा है तो उसके कुछ पैरामीटर्स होंगे ना, जिससे हमें पता लास्ट पे चलना है। ओके ठीक है, डन। ओके फाइन, लेट अस कम डाउन टू कोलिजन पैरामीटर्स। ठीक है, कोलिजन पैरामीटर्स की बात कर लेते हैं। जैसे देखो कुछ ऐसे पैरामीटर्स होते हैं, और पीछे जाऊं? ठीक है, राइट डाउन। जस्ट 1 मिनट का, एक सेकंड रुक जाना, 1 मिनट रुक जाओ।
ठीक है एवरीबॉडी। अब जरा देखो, देखो बेसिकली मान लो तुम एक बड़ी सी बस में हो, जरा समझने की कोशिश करो। सबसे पहले हम बात करेंगे, एक टॉपिक है दैट इज कॉल्ड मीन फ्री पाथ। अब इसको ध्यान से सुना है ना, व्हाट इज मीन फ्री पाथ? फ्री पाथ क्या होता है? देखो, एक यहां से निकला और एक यहां पे पहुंचा, ठीक है, एक यहां से निकला और यहां पे पहुंचा, ठीक है। तो अब यहां से यहां तक पहुंचा तो ये जगह खाली है, दिस इज कॉल्ड फ्री पाथ। ये समझ में आ रहा है एवरीबॉडी? फ्री पाथ का मतलब समझ में आ रहा है? अरे जैसे तुम यहां से निकले और यहाँ पे दीवार पे जाके टकराने वाले हो, तो ये जो खाली जगह है वो फ्री पाथ है ना, तो इसको लिखते हैं लेमडा वन। फिर दूसरे जगह पे जाएगा तो ये हो जाएगा लेमडा टू, ठीक है। फिर ये थर्ड फ्री पाथ है लेमडा थ्री। तो लेमडा वन है फ्री पाथ वन, ठीक है। दिस इज फ्री पाथ टू एंड दिस इज फ्री पाथ थ्री। तो मीन फ्री पाथ समझ में आ रहा है? तो अब मीन फ्री पाथ क्या है, एक सेकंड लिख लो इसको। सी, लेमडा बार जो है, इट इज लेमडा वन प्लस लेमडा टू से लेमडा एन अपॉन एन। इज दैट क्लियर? नहीं समझे? ओके, पहले लिख लो इसको, राइट इट डाउन, राइट डाउन, डोंट वरी, राइट इट डाउन फर्स्ट। अरे पहले लिख तो लो, विल टॉक अबाउट इट। रिटर्न एवरीवन। ओके, देखो सबसे पहले डिफाइन करते हैं कि मीन फ्री पाथ होता क्या। सी, मीन फ्री पाथ क्या है? इट इज द एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड, इट इज द एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड between successive collisions, ठीक है। सक्सेसिव कोलिजन के बीच में जो एवरेज डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं उसको बोलते हैं। अब जरा समझो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में क्या है। जैसे मान लो तुम एक बस में हो, ठीक है, तुम एक बस में हो जहाँ पे कोई नहीं है, एक खाली बस है, एक ड्राइवर, तुम अकेले ट्रैवल कर रहे हो, तो तुम्हारे लिए फ्री पाथ क्या है? इनफाइनाइट है, बहुत ज्यादा खाली जगह है, राइट। या फिर मान लो तुम स्पेस में हो जहाँ कोई नहीं, यू आर इन स्पेस, द फ्री पाथ इज इनफाइनाइट। अब बस वाला एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा रियलाइज करना आसान होगा। अब बस में धीरे धीरे लोग चढ़ने लगे, ठीक है ना, बस में धीरे धीरे लोग चढ़ने लगे, भीड़ बढ़ने लगी। तो अब तुम्हारे लिए फ्री पाथ क्या हो रहा है? अब फ्री जगह खाली जगह कम है या बढ़ जाएगा? ठीक है। अब मान लो लोग जब ज्यादा हैं, जैसे मान लो बस पूरी भरी हुई है, तो तुम पीछे से वाले साइड सीट से आगे वाले सीट में जाओगे तो तुम्हें ज्यादा कोलिजन्स मिलेंगे जब बस पूरी भरी हुई है। और जब बस खाली है तो तुम पीछे वाली सीट से आगे वाली सीट में जाओगे तो तुम्हें कम कोलिजन्स करने होंगे ना, कम कोलिजन्स होंगे। और जब बस में कोई नहीं है तो कोलिजन जीरो होंगे। ठीक है ऑलरेडी। तो तुम्हें ये समझ में आ रहा होगा कि जो मीन फ्री पाथ वाली बात है वो क्या बताती है। क्या कोलिजन्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका है ये? क्या ये कोलिजन पैरामीटर है? ठीक है एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर? ओके फाइन। तो देखो बेसिकली मीन फ्री पाथ का मतलब ये है कि सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच में। अब बताओ सारे फ्री पाथ क्या सेम होंगे?
सारे जो फ्री पाथ है वो सेम आएंगे हर बार। इज दैट क्लियर? अब देखो क्या है, तो अब हम जैसे तुम पीछे वाले सीट से आगे वाले सीट पे गए, जैसे बस में तुम बैठे थे पीछे वाले सीट से आगे वाले सीट पे गए, तो तुम टकराते गए लोगों से, आगे वाले टकराते गए, तो कहा हर कोलिजन के बीच में जो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में जो डिस्टेंस था इंडिविजुअल फ्री पाथ वो सेम तो नहीं होगा ना, वो अलग अलग होगा। तो अब मीन फ्री पाथ क्या होगा, मतलब मीन फ्री पाथ होगा एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिटवीन सक्सेसिव कोलिजंस। इज दैट क्लियर? तो अभी समझ में आया या अभी भी समझ में नहीं आया? अभी भी समझ में आया? ओके। अब एक बात बताओ, कैन वी राइट दिस लैम्डा बार इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस? ऐसा बोल सकते हैं क्या? मोल्स ज्यादा रहेंगे तो फ्री पाथ कम होगा, और मोल्स कम रहेंगे तो फ्री पाथ ज्यादा होगा, राइट? इज दैट क्लियर? तो अब जरा देखो, पीवी इज इक्वल टू एन आरटी है, तो एन क्या आएगा? इट विल बी पीवी अपॉन आरटी। तो 1/n क्या आएगा? सी, यदि कोलिजन जीरो हो रहा है ना, तो उसमें फ्री पाथ डिफाइन ही नहीं करेंगे सीधे, ऑब्वियसली गैस मॉलिक्यूल, वो तो एक हाइपोथेटिकल केस है ना। कोलिजन पैरामीटर के लिए तो कोलिजन होना चाहिए ना। इज दैट क्लियर? आरटी बाई वी आएगा, राइट? आरटी अपॉन पीवी। कोई दिक्कत तो यहाँ नहीं है, इसको लिख लो। ठीक है, डन एवरीवन? तो अब देखो क्या है, हम ऐसा बोल सकते हैं क्या कि जो मीन फ्री पाथ है इट इज प्रोपोर्शनल टू टी बाई पी। ये समझ में आ रहा है? एक सेकंड, रिटर्न है। ठीक है, तो अब देखो क्या है, बेसिकली लेमडा बार इज रिटन एज के टी अपॉन रूट टू पाई सिग्मा स्क्वायर पी, और ये होता है एक्सप्रेशन फॉर मीन फ्री पाथ। अब ये एक्सप्रेशन का डेरिवेशन अपने कोर्स में नहीं है, सो डोंट वरी अबाउट दैट। किसी को डाउट है तो पूछ लेना यदि इंटरेस्टेड हो। आई विल टेल यू, बट ये अपना कोर्स में नहीं है। के बता रहा हूँ क्या है, के इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, सिग्मा क्या है, कोलिजन डायमीटर। I will tell you what is collision diameter. Just write it down. And I will tell you also what is Boltzmann constant. ये आगे आने वाला है। पाई तो नॉर्मली वही है, पाई जो 22/7 होता है। राइट डाउन, इसको पहले लिखिए आप लोग। P by P कैसे आया? हाँ हाँ, क्लासिफिकेशन। सिग्मा, आई विल टेल यू, वेट, सिग्मा इज कोलिजन डायमीटर। कुछ 36 के पास हुए थे कल। पहले लिख लिया, आई विल एक्सप्लेन, डोंट वरी, राइट इट डाउन।
रिटर्न एवरीवन। अब देखो पहले जो तुम्हारे सवाल हैं एक एक करके उनका जवाब देते हैं। टी बाई पी कैसे आया, समझ में आया? हमने ये तो सीखा है ना कि मीन फ्री पाथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, सॉरी नंबर ऑफ मोल्स। तो 1/n टी बाई पी क्या आ जाता है? टी बाई पी तो वहां से आ गया। ठीक है एवरीबॉडी। तो टी बाई पी वाली बात तो क्लियर हो गई। अब बात करते हैं कि ये सारी चीजें क्या है। लाइक बेसिकली डेरिवेशन में बोल्ट्जमैन कांस्टेंट क्या है, आई विल टेल यू व्हाट इज। ठीक है ना? तो k क्या है, विल टॉक अबाउट इट, दैट इज सिग्मा, विल टॉक अबाउट इट। ठीक है, देखो बेसिकली कोलिजन डायमीटर क्या है। देखो जैसे मान लो ये मॉलिक्यूल यहाँ है, ये इसके साथ टकराया, तो ये जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है इसको बोलते हैं सिग्मा, कोलिजन डायमीटर। इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स। ये समझ में आ रहा है? जो हेड सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होता है कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स के बीच में, उसको कोलिजन डायमीटर बोलते हैं। और जब टकराएंगे तो ऑब्वियसली सामने रहेंगे ना। इज दैट क्लियर? तो ये लिख लीजिए। रिटर्न एवरीवन। ओके, डन। ठीक है, ओके। नाउ सी व्हाट इज के। के एक कांस्टेंट है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट बोलते हैं इसको। ये डेराइव होगा अपने पास, दिस इज कॉल्ड के बी। इसका है वैल्यू r अपॉन एन ए। आर होता है क्या, 8.314 6.023 इंटू 10⁻23। तो ये जो आएगा 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन आएगा। इज दैट क्लियर? ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है। कहाँ यूज है, विल टॉक अबाउट इट। ठीक है, ऑलरेडी डन। ये सब आर भी लिख लो। एवरीबॉडी डन? ओके फाइन। अब देखो तुम्हारा सवाल क्या है। ओके आयुष को, हाँ ऊपर स्क्रॉल करूं। ठीक है, राइट ऑन देन। ठीक है, आर का यूनिट क्या है? आर का यूनिट बेसिकली होता है जूल पर केल्विन पर मोल। ठीक है everybody? अच्छा, इसमें दिक्कत किस तरह की आ रही है जरा ये बताओ। जैसे व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम डू यू थिंक आर बीइंग फेस्ड? जैसे आर जो उसमें क्या, आर के यूनिट में दिक्कत आ रही है? एवरीबॉडी, आर के यूनिट में दिक्कत आ रही है। आर रिडबर्ग वाला नहीं है भैया। आर जो है ना वो बेसिकली गैस कांस्टेंट है। आर इज गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो गैस कांस्टेंट एक मोल के लिए डिफाइन करते हैं तो वो जूल पर केल्विन पर मोल होता है। और ये एक मॉलिक्यूल के लिए डिफाइन करते हैं तो ये हम क्योंकि गैस मॉलिक्यूल के लिए डिफाइन करेंगे ना, इंडिविजुअली डिफाइन करेंगे। इज दैट क्लियर? यहाँ पर हम इंडिविजुअल मॉलिक्यूल के लिए डिफाइन करते हैं।
तो ये होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। यहां तक तो ठीक है ना? ठीक है, अब देखो आगे बात क्या है, आगे की बात क्या है, आगे की बात है हमने कोलिजन डायमीटर डिफाइन किया, हमने बोल्ट्जमैन कांस्टेंट डिफाइन कर दिया, राइट? अब हमें क्या, तुम्हें मीन फ्री पाथ में और क्या पैरामीटर चाहिए? मीन फ्री पाथ का डेरिवेशन चाहिए क्या, कि कैसे आता है ये? ओके, देखो डेरिवेशन के लिए थोड़ा वेट करो, पहले हम केटीसी पढ़ेंगे उसके बाद ही डेरिवेशन कर पाएंगे। डेरिवेशन वैसे खतरनाक है इसका। लेट अस डू इट फर्स्ट, मतलब लेट अस कंप्लीट द कोलिजन पैरामीटर्स फर्स्ट। यहां तक तो ये सारे पैरामीटर्स क्लियर हो गए ना? ठीक है, मीन फ्री पाथ क्लियर हो गया, कोलिजन डायमीटर क्लियर हो गया, ठीक है। अच्छा, कोलिजन फ्रीक्वेंसी भी डिफाइन करते हैं। कोलिजन फ्रीक्वेंसी समझ सकते हो? व्हाट इज कोलिजन फ्रीक्वेंसी? एवरीबॉडी, व्हाट इज कोलिजन फ्रीक्वेंसी? It is defined as the number of collisions per unit time between the molecules of ideal gas. Is that clear? Everybody, collision frequency को हम ऐसे define कर सकते हैं क्या? Number of collisions per unit time. अच्छा, तो अब एक बात बताओ, Z से represent करते हैं, Z का कोई तरीका हो सकता है? Is there any way we can represent it through a formula? Everybody, कोई तरीका है जिसको हम mean free path या फिर velocity के terms में बता दें इसको? Is there a way out? Everybody, कोई तरीका है क्या? कोलिजन फ्रीक्वेंसी को हम ऐसा लिख सकते हैं क्या? मीन फ्री पाथ, ऐसा लिखते हैं, एक सेकेंड, मीन फ्री पाथ, ठीक है, मीन फ्री पाथ अपॉन लेट से, या फिर ऐसा करें, कैसे करें बताओ? ऐसा कर लेते हैं, वेलोसिटी डिफाइन करते हैं, वेलोसिटी, वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन मीन फ्री पाथ। अब चलेगा क्या एवरीबॉडी? अब चलेगा? जरा सोचो, ऐसा कर सकते हैं डिफाइन? जो वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स है उसको हम यदि मीन फ्री पाथ से डिवाइड कर दें तो हमें क्या फ्रीक्वेंसी मिलेगा? ठीक है, तो ये हो जाता है अपना बेसिकली कोलिजन फ्रीक्वेंसी। रिटर्न देखो, नॉर्मली ये वेलोसिटी आरएमएस होती है। आई टॉक अबाउट आरएमएस वेलोसिटी। अभी हम लोग बेसिकली टर्म्स पढ़ रहे हैं, तो टर्म्स पे ही बात करेंगे, ज्यादा आगे हम नहीं जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। इतना तो लिख लिया होगा सबने? नहीं समझे सलोनी? तुम्हें क्या नहीं समझ में आया? अरे फ्रीक्वेंसी जो है, कितने किलो कोलिजन्स हुए पर यूनिट टाइम, उसकी बात करते हैं। तो डायमेंशनली भी देखो ना, मीटर पर सेकेंड है और ये मीटर है, तो तुम्हें पर सेकेंड डायमेंशनली मिल रहा है। यहाँ पे डायमेंशनली तो देख लो। अरे कितने कोलिजन, जरा समझने की कोशिश करो। ठीक है, मान लो एक बच्चा है जो कि 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से एक रूम में दौड़ रहा है और लोगों से टकरा भी रहा है, और उसका मीन फ्री पाथ जो है वो 2 मीटर है, तो उसने कितने कोलिजन कर रहा है पर यूनिट टाइम? कैसे निकालेंगे बताओ? उसको वेलोसिटी को यदि उसके मीन फ्री पाथ से डिवाइड करें तो नहीं निकलेगा? या क्या डिफिकल्ट जा रहा है क्या ये टॉपिक, कोलिजन वाला पार्ट? ऐसा तो कुछ खास है नहीं, फिर से रिवाइज करा दूं मैं। देखो मीन फ्री पाथ समझ में आया, उसमें कोई दिक्कत है? एवरीडे, मीन फ्री पाथ समझ में आया ना? उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना? ठीक है, कोलिजन डायमीटर समझ में आया। अभी बस हम टर्म्स का इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, तुम्हें डेरिवेशन वगैरह में इंटरेस्ट है? ठीक है, विल सी इट लेटर। ठीक है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्लियर हो गया? कोलिजन फ्रीक्वेंसी में कोई डाउट है? ये टर्म्स देख लो अभी बस, कि टर्म्स होते क्या है। अभी हम लोग टर्म्स का इंट्रोडक्शन करा रहे हैं, अब आगे बढ़ सकते हैं ना? ठीक है, फाइन। तो अब देखो हम करते हैं क्या है, अब हमारा जो टॉपिक है दैट इज डेरिवेशन ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी।
डेरिवेशन ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी, ये हम निकालेंगे, उसके बाद हम कुछ डेरिवेशंस यहाँ से देखना स्टार्ट करेंगे। ठीक है एवरीबॉडी, हमने बेसिकली टर्म सारे इंट्रोड्यूस कर लिए। ठीक है, टर्म्स कुछ नहीं बचा, हमने मेन फीड पाथ, कोलिजन पैरामीटर्स वगैरह सब डिफाइन कर लिए। ठीक है, ओके। तो इसमें एक और चीज है, दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। law of equipartition of energy. Let us try and understand what exactly is law of equipartition of energy. देखो, मान लो एक मॉलिक्यूल है, उसकी कुछ एनर्जी है, तो वो तीनों डायरेक्शंस में इक्वली बांटी जाएगी या अलग अलग बांटी जाएगी। देखो, एक मॉलिक्यूल है, उसकी टोटल एनर्जी U है, तो उसको हम लिख सकते हैं ux प्लस uy प्लस uz, या फिर u नहीं लिख करके लेट अस राइट इट EJ। टोटल एनर्जी उसकी E है, तो कैन वी राइट ex प्लस ey प्लस ez, तीन डायरेक्शंस में इसकी एनर्जी हो सकती है ना, तो तीनों का सम इसका टोटल एनर्जी होगा। एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? इसकी जो टोटल काइनेटिक एनर्जी होगी, इट विल बी द sum of kinetic energies along all the directions. Is that clear? ओके, तो अब बताओ, यहाँ पे तीनों डायरेक्शंस में एनर्जी सेम होगी या अलग है? अरे काइनेटिक एनर्जी स्केलर है, तो भी काइनेटिक एनर्जी हम नहीं लिख सकते हैं क्या? सम तो लिख ही सकते हैं ना, वेक्टर में दिखाई कहाँ रहा हूं मैं ऐसा लिख सकता हूँ, काइनेटिक एनर्जी एम यू एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 काइनेटिक एनर्जी एम यू वाई स्क्वायर प्लस 1/2 काइनेटिक एनर्जी एम यू जेड स्क्वायर इज इक्वल टू टोटल काइनेटिक एनर्जी। ये तो मैं लिख ही सकता हूँ ना, तीनों डायरेक्शन का मिला करके हो सकता है, काइनेटिक एनर्जी तीनों डायरेक्शन में हो सकती है। तो ये हो जाएगा, तो हम ऐसा लिखें कि तीनों के बराबर है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं यू एक्स स्क्वायर प्लस यू वाई स्क्वायर प्लस यू जेड स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर। इसमें किसी को कोई डाउट है क्या? ओके, देन राइट इट डाउन। डन एवरीवन? ओके ओके, ठीक है, राइट डाउन। स्क्रॉल अप करो क्या? पीछे में जाऊं मैं? इसमें जाऊं क्या? कल्पेश, प्रणव, सी व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से इज दैट लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी का मतलब क्या है कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल द डायरेक्शंस। ये समझ में आ रही है बात? Everybody, kinetic energy is equally distributed among all the directions. Is that clear? तो लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी का मतलब क्या है? The kinetic energies are equally distributed among all the directions. ये सारे डायरेक्शंस में काइनेटिक एनर्जी जो है इक्वल ही डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। मतलब क्या है कि Ex इज इक्वल टू Ey इज इक्वल टू Ez। ठीक है, ये तीनों बराबर होंगे, और हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि 3Ex इज इक्वल टू E, यानी Ex इज इक्वल टू E/3। इसमें कोई दिक्कत है एवरीबॉडी? एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? ये तो थ्योरी है ना। बेसिकली क्या कहा जाता है कि गैस की काइनेटिक एनर्जी यदि तीन डायरेक्शंस में है, तो जो टोटल काइनेटिक एनर्जी होगी वो तीनों डायरेक्शन में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी। अरे गैस मॉलिक्यूल जो है, यदि तुम लीनियर मूवमेंट की बात करो तो एक्स वाई जेड तीनों में जा सकता है ना। जैसे एक मॉलिक्यूल है तो वो तो एक्स में भी जा सकता है, वाई में भी जा सकता है, जेड में भी जा सकता है। ठीक है, तो उसकी जो टोटल एनर्जी है, तीन पॉसिबल मूवमेंट्स है, उसको बोलते हैं डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में बात करेंगे अभी। ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो
वाइब्रेशनल एनर्जी का क्या हुआ? वाइब्रेशनल नहीं कंसीडर कर रहे हैं मतलब तुम्हें। रुको अभी, तुम बहुत ज्यादा आगे चले गए। रिटर्न एवरीवन। एवरीबॉडी रिटर्न नॉट। तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं अमंग ऑल द डायरेक्शंस। एक इंस्टेंट पे एक ही डायरेक्शन में जाएगी ऑब्वियसली, बट हम मान रहे हैं ना कि टोटल 3 डायरेक्शंस में मूव कर रही है और तीनों डायरेक्शंस के ऑब्वियसली इक्वल है काइनेटिक एनर्जी। ये लॉ है इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी का। बेसिकली देखो तो थ्योरी है ना, थ्योरी में ऐसा बताया गया है कि जो काइनेटिक एनर्जी है उसकी, वो तीनों डायरेक्शंस में। अरे देखो मूवमेंट की बात कर रहे हो, एक टाइम पे कैसे जाओगे? एक टाइम पे मूव करेगा तो कंपोनेंट्स तो 3 डायरेक्शंस में निकल ही सकते हैं ना, 3D में मूव कर रहा है तो 3 रेफरेंस में तो निकल ही सकते हैं। ऐसा क्या है? ठीक है श्रेयस, आर वी क्लियर ऑन दिस? इक्वल होंगे ऐसा? अरे मूवमेंट सिमेट्रिकली बताते हैं हम इसका। इसका मूवमेंट हम सिमेट्रिकली बताते हैं। गैस की थ्योरी तो हाइपोथेटिकल ना, और वो एक्सप्लेन होती है, उससे उससे प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन हो रहे हैं। और ये तो लॉ है, इसका एक अजम्पशन है। यहाँ अजम्पशन यही है कि एनर्जी, काइनेटिक एनर्जीज, दे विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग ऑल द 3 डायरेक्शंस। इज दैट क्लियर? एक सेकंड ऊपर और ऊपर, रजत, और ऊपर स्क्रॉल करूं क्या? ओके राइट डाउन। हो गया। डन। रजत डन। ओके। आगे यदि हम सोचें तो देखो क्या है। तो अब हम ऐसा बोल सकते हैं कि 1/2 mux² प्लस uy² प्लस uz² इज इक्वल टू 1/2 mu²। तो अब हम यहाँ लिख सकते हैं क्या, 3ux² इज इक्वल टू u², यानी ux² इज इक्वल टू u²/3। ठीक है, इज दैट क्लियर? तो ये भी एक रिलेशन अपने पास है जो कि हम आगे डेरिवेशन में यूज करने वाले हैं। एक टर्म होता है RMS वेलोसिटी। एवरीबॉडी नाम सुना है? रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। अच्छा, कॉम्पोजिट फंक्शन पढ़ा है? f ऑफ g ऑफ hx, ऐसा यदि लिखेंगे तो क्या करते हैं बताओ? जैसे मान लो hx इज इक्वल टू x+1 है और gx इज इक्वल टू x² है और fx सपोज x-1 है, तो तुम f ऑफ g ऑफ hx लिख सकते हो क्या? एवरीबॉडी। तो ये थोड़े नीचे स्क्रॉल करूं मैं? ओके ठीक है। एवरीबॉडी अभी डन? ओके। तो f ऑफ g ऑफ hx यदि हम बोलेंगे तो hx तो देखो x+1 है ना, तो f ऑफ g, तो g ऑफ x+1 आएगा। ठीक है, अब gx क्या है, x², तो f ऑफ x+1 का होल स्क्वायर आएगा, राइट? जाएगा f x+1 का होल स्क्वायर। अब ये क्या आ रहा है, fx इज x का, तो अब ये क्या आ जाएगा, x² प्लस ये आएगा। समझ में आ रहा है ये? तो ये इस तरह से समझ में आया हमने f ऑफ g ऑफ hx कैसे किया। इसमें किसी को डाउट है? तो रूट मीन स्क्वायर तुम्हें कुछ लगता है वैसा ही होगा? एवरीबॉडी, रूट मीन स्क्वायर ऐसा ही होगा ना। जैसे मान लो 3 वेलोसिटीज हैं u1 u2
और U3, गैस मॉलिक्यूल 1, गैस मॉलिक्यूल 2, गैस मॉलिक्यूल 3। तो सबसे पहले क्या लिखा है, स्क्वायर, यानी सबका स्क्वायर करो, U1 स्क्वायर, U2 स्क्वायर, U3 स्क्वायर। फिर क्या करोगे एवरीबॉडी, मीन, तो सबका मीन ले लो, U1 स्क्वायर प्लस U2 स्क्वायर प्लस U3 स्क्वायर का मीन। अभी क्या बोल रहा है, रूट, तो ये हो गया रूट मीन स्क्वायर, आरएमएस वेलोसिटी। कोई दिक्कत है? एवरीबॉडी समझ में आया आरएमएस का मतलब क्या है? ओके, देन राइट इट डाउन। U1 U3 U3, अरे U1 U2 U3 तीन वेलोसिटीज हैं किसी इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स की, अलग अलग मॉलिक्यूल्स की अलग अलग वेलोसिटीज हैं। ठीक है, U1 U2 और U3 जो है अलग अलग मॉलिक्यूल्स की अलग अलग वेलोसिटीज हैं। इज दैट क्लियर? लिख लिया सबने? एवरीबॉडी डन? ओके, अब जरा समझते हैं कि ये तो हमने U1 U2 U3 डिफाइन कर दिया, तो हमें U RMS इन जनरल यदि डिफाइन करना है तो हम इसको कैसे लिखेंगे, समेशन U I स्क्वायर अपॉन n। और ये I अंडर रूट क्यों लिखा, क्योंकि रूट भी है ना। अरे देखो, U I समेशन I इज इक्वल टू 1 से लेकर के n अपॉन n, रूट मीन स्क्वायर है तो सबसे पहले स्क्वायर करेंगे, फिर मीन लेंगे, फिर रूट भी तो लेंगे। इज दैट क्लियर? So this is that clear, रूट मीन स्क्वायर यार कॉम्पोजिट है, रूट लो फिर मीन लो फिर स्क्वायर लो, ऐसा है ना। चलो ठीक है, एक मॉलिक्यूल 1 की वेलोसिटी है 1 मीटर पर सेकेंड, दूसरे मॉलिक्यूल की वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड, और तीसरे की है 4 मीटर पर सेकेंड। तो इनका आरएमएस वेलोसिटी निकालो, इन तीनों सिस्टम ऑफ गैस, इस सिस्टम ऑफ गैस के लिए जिसके अंदर तीन मॉलिक्यूल हैं, आरएमएस वेलोसिटी निकालो। एवरीडे निकालो आरएमएस वेलोसिटी क्या आता है, कैसे निकालोगे बताओ। 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर अपॉन 3 का अंडर रूट, क्या आएगा ये बताओ एवरीडे, ये क्या आ रहा है, 16 प्लस रूट 7 आ रहा है, राइट। तो इनका आरएमएस वेलोसिटी ये रूट 7 मीटर पर सेकेंड। तो हमने दो टर्म्स डिफाइन किए, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। इज दैट क्लियर? एवरीबॉडी इज दैट क्लियर और नॉट? लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी समझ में आया सबको, कि बेसिकली तीनों डायरेक्शंस में, जितने भी डायरेक्शंस हैं सब में एनर्जी बराबर बांटते हैं। दूसरा आरएमएस वेलोसिटी समझ में आया। इज दैट क्लियर? अब हम आ जाते हैं डेरिवेशन पे। अभी तक टर्म्स ही बता रहे थे। अब जैसे मान लो एक मॉलिक्यूल है जिसकी हमें काइनेटिक एनर्जी निकालना है, एक मॉलिक्यूल है जिसकी हमें काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। ओके, वेट करो, राइट डाउन। आरएमएस नहीं समझे मन। अच्छा, कॉम्पोजिट फंक्शन नहीं समझ में आया तुम्हें? कॉम्पोजिट समझ में आता है? फिर से बताऊं आरएमएस? ऊपर का पार्ट और ऊपर, चलो फिर से ही बता देता हूँ फिर से देखो तुम आरएमएस का मतलब। देखो, एक कॉम्पोजिट फंक्शन होता है, मतलब जैसे तुम लिख रहे हो ना एफ ऑफ जी एक्स, एकदम आसान रखते हैं। तो इसको कैसे निकालते हैं, मान लो तुम्हें जी एक्स दिया हुआ है एक्स रूट एक्स, और एफ एक्स दिया हुआ है एक्स प्लस वन। ठीक है, तो तुम क्या करोगे, एफ ऑफ जी एक्स निकालोगे। सबसे पहले ये निकालते हैं, तो जी एक्स क्या है,
x का मतलब ये x है सपोज, तो दिस इज f ऑफ रूट x बिकॉज g ऑफ x इज रूट x और f ऑफ रूट x, तो f ऑफ x क्या है x प्लस वन, तो f ऑफ रूट x क्या होगा बताओ, रूट x प्लस वन ना, कोई दिक्कत है? अरे साइन ऑफ कॉस थीटा ऐसा नहीं पढ़ा है, या नहीं ये तो नहीं पढ़ा होगा, बहुत सारे अभी नहीं पढ़ा होगा। इज दैट क्लियर? ये समझ में आया अमन? तो उसी तरह से आर एम एस भी एक तरह का कॉम्पोजिट है, पहले रूट निकाल, रूट मीन स्क्वायर, यानी सबसे पहले स्क्वायर निकालेंगे, फिर स्क्वायर का मीन निकालेंगे, फिर उसका रूट निकालेंगे। तो अब 1 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड और 3 मीटर पर सेकेंड तीन वेलोसिटीज हैं, तो सबसे पहले स्क्वायर निकालेंगे, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, ठीक है, फिर उसका मीन निकालेंगे, फिर रूट निकालेंगे। तो ये जाएगा रूट, मतलब पहले स्क्वायर निकाला, फिर मीन निकाला, फिर रूट निकाला। अभी भी क्लियर नहीं है क्या? ओके, ये लिखना तो नहीं है, आगे बढ़ सकते हैं। फाइन, तो लेट अस कम टू द डेरिवेशन। देखो ये जो डेरिवेशन है उसमें हम लोग क्या करने वाले हैं कि इमेजिनरी कंटेनर लेने वाले हैं, ठीक है, जो कि एक क्यूबॉइड शेप का है, एक्स वाई जेड उसके तीन डायरेक्शंस हैं, ठीक है एवरीबॉडी, एक्स वाई जेड उसके तीन डायरेक्शंस हैं, तो हम एक मॉलिक्यूल मूव कराएंगे, इसका लेंथ एल पकड़ लेते हैं, इस डायरेक्शन में ये इस दीवार से जा करके टक्कर मारेगा, ठीक है, और फिर वापस आ जाएगा। इज दैट क्लियर? ये मॉलिक्यूल जाएगा, दीवार से टकराएगा और फिर वापस आएगा, कोई दिक्कत है इसमें? ठीक है, तो अब जो है इनिशियली हम इनिशियल लिखते हैं, पी इनिशियल, पी समझते हो ना, मोमेंटम, एवरीबॉडी, पी इनिशियल इज मोमेंटम, तो ये आ जाएगा एम यू एक्स, एक्स डायरेक्शन में देख रहे हैं, तो जब ये टक्कर मारेगा तो इसका डायरेक्शन तो पलट जाएगा ना एवरीबॉडी, जब ये दीवार को टक्कर मारेगा तो इसका डायरेक्शन तो पलट जाएगा, तो ये आ गया माइनस एम यू एक्स। तो चेंज इन मोमेंटम क्या हो गया बताओ एवरीबॉडी? चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी अपन डिफाइन कर लेते हैं, डेल्टा पी आ जाएगा अपना, मॉड ले लेते हैं इसका, ठीक है, तो ये आ जाएगा 2 mu x, कोई दिक्कत है इसमें? ओके, तो ये लिखना है पहले आप लोगों को कि कैन आई स्क्रॉल डाउन, लिख लिया सबने? ओके, राइट डाउन देन। डन एवरीवन? मॉड के अंदर क्या लिखा है, मॉड डेल्टा पी चेंज इन मोमेंटम का मॉड है, ठीक है आयुष? आयुष, इज दैट क्लियर नाउ? ओके, डन, आगे बढ़ सकते हैं अब। तो अब देखो हमारा डेल्टा चेंज इन मोमेंटम जो है उसका मॉड आ गया अपने पास 2 mu x। अब जरा सोचो, हमें निकालना है फोर्स, तो फोर्स तो कैसे निकालेंगे, डीपी बाई डी टी या फिर डेल्टा पी अपॉन टी, ये समझ में आ रहा है सबको? रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम होता है ना फोर्स। ओके, राइट डाउन देन। डन एवरीवन? ओके, सो डेल्टा पी आ गया अपना 2 mu x और फोर्स आ गया डेल्टा पी अपॉन टी। तो अब ये बताओ टाइम कैसे निकालेंगे एवरीबॉडी, टाइम कैसे निकालेंगे?
एवरीबॉडी टाइम कैसे निकालेंगे, कुछ आइडिया लग रहा है? एवरीबॉडी प्लीज रिस्पॉन्ड, टाइम कैसे निकालोगे, कुछ आइडिया लग रहा है? सी टाइम बेसिकली देखो क्या है, बेसिकली इसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, ये एल गया फिर वापस आ गया एल डिस्टेंस, तो इसने टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितना किया 2l, और इसकी वेलोसिटी थी ux, तो यही होगा ना टाइम, एवरी डिस्टेंस बाय वेलोसिटी। तो अब जरा फोर्स निकालते हैं हम, फोर्स क्या आया अपना 2 सॉरी 2mux अपॉन 2l, तो ये ux स्क्वायर हो जाएगा, इसमें किसी को डाउट है? mux स्क्वायर अपॉन l, तो ये तो फोर्स हो गया। अब हमें नेक्स्ट चीज क्या निकालनी है, एवरीडी हमें नेक्स्ट चीज क्या निकालनी है बताओ? हमें प्रेशर निकालना है, राइट? हमें तो पीवी इक्वल टू एनआरटी चाहिए ना, हमें तो प्रेशर निकालना है। क्या डाउट है इसमें अमन? ठीक है, राइट डाउन। एल इज द, अरे एल वो डिस्टेंस है ना जो ट्रेवल किया, लेंथ, एल वो लेंथ है ना जो ट्रेवल कर रहा है, वो यहां से गया एल एल, अरे डिफाइन तो किया ही मैंने, देखो ना एल वो लेंथ है जिसमें वो ट्रेवल कर रहा है, यहाँ जाके टक्कर मार के वापस आ रहा है। और गैस मॉलिक्यूल दीवार से टक्कर मारेगा तभी तो प्रेशर जनरेट करेगा ना, यही हमने पढ़ा है ना गैस का प्रेशर के लिए, जो दीवार से टक्कर मारता है उससे प्रेशर जनरेट होता है। तो आगे बढ़ जाते हैं अपन, प्रेशर होता है फोर्स बाई एरिया, तो क्या आया एम यू एक्स स्क्वायर अपॉन एल इंटू एरिया। अब एल इंटू एरिया क्या हो गया एवरीबॉडी, एरिया इंटू लेंथ क्या हो गया, वॉल्यूम हुआ ना, तो पीवी आ गया एम यू एक्स स्क्वायर। इसमें किसी को डाउट है क्या? अरे एल इंटू ए को वॉल्यूम लिख दिया इधर, एवरीबॉडी इसमें किसी को डाउट है क्या? ओके तो अब हमने ये समझा है कि यू एक्स स्क्वायर इज यू स्क्वायर बाई 3, ये याद आ रहा है एवरीबॉडी? अरे हमने डिराइव किया था ना लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी के टाइम पे, तो कैन वी राइट पीवी इज इक्वल टू 1/3 एम यू स्क्वायर। pv is equal to 1/3 mu square, can we write this? But this is for one molecule, right? This is for one molecule, तो n molecules के लिए क्या हो जाएगा, pv is equal to 1/3 mn u square, this is for n molecules। ये लिख लीजिए अपना, ये फाइनल रिजल्ट है जो हमने अभी तक डिराइव किया। Written everyone? Done? ये सबने लिख लिया? अच्छा ये बेसिकली तुम देखोगे तो ये जो u है, दिस इज u RMS, ये जो u जो है तुम्हें दिख रहा है ना, ये कौन सा वेलोसिटी है, रूट मीन स्क्वायर है। ये समझ में आ रहा है? ये जो वेलोसिटी यहाँ पे लिया है वो एक्चुअली में रूट मीन स्क्वायर है ना, और u RMS ये जो आता है दिस इज रूट अंडर 3RT/m। u RMS हम लोग देखेंगे आगे, तो ये 3RT/m आता है। यहां तक लिख लिया सबने एवरीवन? वो RA कैसे, RA क्या पूछना चाह रहे हो कल्पेश, व्हाट डू यू वांट टू आस्क?
डिनोमिनेटर में आर ए कहाँ लिखा है मैंने भाई? आर एल इंटू ए लिखा है ये, लेंथ इंटू एरिया, एल है ये, एल एल। यहां तक क्लियर है ना सबको? एवरीवन, अरे ये वाला स्टेप में दिक्कत है क्या? ये वाले स्टेप में दिक्कत है? अरे भाई इस यहां तक तो ठीक है ना, यहां तक ठीक है। यू आर एम एस कैसे आया? रुको अभी, ठीक है, तो इसको हम यहीं पे छोड़ देते हैं, ठीक है। यू आर एम एस तो हम बाद में देख लेंगे, हमारे पास यही डेरिवेशन है, पीवी इज इक्वल टू 1/3 एम एन यू स्क्वायर, ठीक है। आगे छोड़ देते हैं, आरएमएस की बात बाद में करेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है ना एवरीवन? ठीक है, तो अपना डेरिवेशन यहीं पे खत्म हुआ, हमने यही डेराइव किया है, पीवी इज इक्वल टू 1/3 है, ठीक है, एम एन यू स्क्वायर। रिटर्न एवरीवन, यहाँ तक तो लिख लिया ना? केई का डेरिवेशन तो अभी नहीं हुआ ना पूरा, अभी तो चालू है, अभी हमने पीवी का डेरिवेशन किया है। वेट, रुको अभी, हमने डेराइव किया है पीई इज इक्वल टू 1/3 एम एन यू आर एम एस स्क्वायर, ठीक है। अब हमारा जो टॉपिक है दैट इज मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, नहीं नहीं, ये अलग टॉपिक है, वो जो डेरिवेशन था उसमें वही हमने डायरेक्ट किया है, डेरिवेशन काइनेटिक एनर्जी का हमने किया नहीं है। वो हम तभी कर पाएंगे जब हम आरएमएस वेलोसिटी को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। आरएमएस वेलोसिटी सी आर रूट अंडर 3 RT/m होता है, वो तुम लोगों ने सब्स्टिट्यूट करने ही नहीं दिया, तो वो तो नेक्स्ट टॉपिक में आएगा ना, तो इसको सब्स्टिट्यूट करो, आ जाएगा तुम्हारा आंसर। यदि एक मोल के लिए एम एन देखोगे तो ये यहाँ पे डायरेक्टली आ जाएगा तुम्हारा, तुम आर में सब्स्टिट्यूट करो 3 RT/m, ठीक है, तो इसका स्क्वायर आ जाएगा ये इंटू एम एन, तो ये देखो क्या आता है, एम एन इंटू 3 RT/m, ठीक है, और ये हो जाएगा n इंटू एम, टोटल मोल्स है, और ये क्या आएगा, नंबर ऑफ मोल्स इंटू मोलर मास आएगा। अब ये देखो RT/m आएगा, तो तुम्हारा पीवी इक्वल टू एनआरटी डिराइव हो जाता ना, फिर यहाँ से हो जाता डिराइव, यदि तुम डायरेक्टली पीवी ये सब्स्टिट्यूट करते तो यू कुड हैव गॉट पीवी इक्वल टू एनआरटी, बट तुमने इसको यूज करने ही नहीं दिया। फिर उससे आरएमएस वेलोसिटी से फिर वो इक्वेट करते, फिर काइनेटिक एनर्जी 3/2 kT वहां से भी आ जाता। ये लिखना है तो लिख सकते हो, बट देखते हैं, यहाँ पर आरएमएस वेलोसिटी तो डिस्ट्रीब्यूशन में इंट्रोड्यूस होता है। आगे बढ़ जाए या लिखना है ये? एवरीबॉडी ये लिखना है क्या? लिख लो फिर। एक्चुअली देखो, जो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है ना, ये थोड़ी जटिल चीज है, हर चीज का आंसर इंस्टेंटेनियस मत एक्सपेक्ट करो। कुछ चीजें तुम्हें माननी पड़ेगी कि ऐसा होता है, बिकॉज ये टॉपिक काफी डिफिकल्ट है, मतलब मैथमेटिकली इसमें जैसे बहुत सारी चीजें हैं जो हम अभी डिस्कस नहीं कर सकते हैं, तो कुछ चीजें माननी पड़ जाएंगी तुम्हें कि ये होती हैं। मैं यहाँ पर यू आर एम एस की वैल्यू कैसे डिराइव की, एक इक्वेशन दूंगा मैं, फिर पूछूंगा कैसे डिराइव करेंगे, आई हेल्प यू द डेरिवेशन, डोंट वरी।
सी पीवी इज इक्वल टू 1/3 mn u स्क्वायर। अब ध्यान से सुनो, ठीक है, डोंट आस्क क्वेश्चंस ऑन दिस। यू आर एम एस, दिस इज 3 RT by m, m इज मोलर मास ऑफ गैस, ठीक है। अब पहले सुन लो, m इज मोलर मास ऑफ गैस। आगे बढ़ जाए, एवरीबॉडी आगे बढ़े, यहां तक तो ठीक है ना। ये फॉर्मूला होता है, ये हमें मान लेना है कि ये फॉर्मूला होता है। लेट अस नॉट टॉक अबाउट इट कि कैसे होता है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं m इंटू एन। अच्छा ये बताओ, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल्स, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, ये तो m है ना, इस बात से कन्विंस्ड हो, इनटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये तुम्हारा टोटल मास आएगा, ये तुम्हारा टोटल मास आएगा ना। तो नंबर ऑफ मोल्स होता है गिवन मास बाय मोलर मास, तो W को लिख सकते हैं n इंटू m, तो वही तो लिखा था, नंबर ऑफ मोल्स इंटू मोलर मास। इज दैट क्लियर? ये कुछ चीजें तुम्हें भी समझनी पड़ेंगी भैया कि m इंटू n जो है, दिस इज नंबर ऑफ मोल्स इंटू मोलर मास। ये कुछ चीजें तुम्हें भी चमकनी चाहिए। लिखो, फिर से लिखो, राइट इट डाउन देयर। रिटर्न, ये बस भी मान लो कि ऐसा होता है भाई, आरएमएस वेलोसिटी पे कोई सवाल नहीं करेगा कि कैसा है, ठीक है। डन। नहीं, उसको जरूरत नहीं है लिखने की, मैं फिर से बता रहा हूँ ना, उसको जरूरत नहीं है लिखने की। डन, आगे बढ़े अब, ठीक है। तो अब जरा देख लो, अब हमने क्या लिख दिया था, पीवी इज इक्वल टू 1/3 नंबर ऑफ मोल्स इंटू मोलर मास इंटू 3 RT by m। अब तो डायरेक्टली लिख सकता हूं ना मैं, एवरीडी। तो अब आ गया ना अपना पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। इसमें किसी को कोई तकलीफ है? हमने डिराइव किया है ना पीवी इक्वल टू एनआरटी, आइडियल गैस इक्वेशन केटीजी से, मतलब केटीजी का यूज करके आइडियल गैस इक्वेशन डिराइव किया। अब तुम बताओ काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हो क्या? एवरीबॉडी, काइनेटिक एनर्जी क्या होगा बताओ? हाफ एम यू स्क्वायर होगा। एवरीबॉडी, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम यू स्क्वायर ही होगा ना। तो तुम यहाँ भी देखो, यहाँ पे भी क्या आएगा, टोटल मास m लिख सकते हो तुम, नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास। यहाँ क्योंकि n मॉलिक्यूल्स के लिए तुम निकाल रहे हो, तो n मॉलिक्यूल, कितने भी मॉलिक्यूल्स के लिए निकाल रहे हो, हम तो यहाँ भी फिर से लिख देंगे, तो फिर क्या आएगा, ये 3 RT by m आएगा, ठीक है। तो अब ये तुम्हारा m कैंसिल हो जाएगा, तो तुम्हें क्या मिला, 3/2 nRT आएगा। तो तुम काइनेटिक एनर्जी वहां से निकाल लो, खत्म कहानी। डायरेक्ट है, आसान है, ये तो सबसे आसान तरीका यही है। काइनेटिक एनर्जी तुम्हारा 3/2 nRT हो गया, ठीक है। फॉर 1 मोल क्या आएगा एवरीबॉडी, फॉर 1 मोल ऑफ गैस, 1 मोल ऑफ गैस के लिए क्या आएगा, काइनेटिक एनर्जी 3/2 RT आएगा। ये लिख लिया सबने? ठीक है, राइट डाउन। डन एवरीवन? ओके, तो अब काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल निकाले क्या एवरीबॉडी, काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल निकाले, तो ये R/Na आएगा ना। तो अब ये क्या आएगा, दिस इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट एंड दिस इज कॉल्ड बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। यहाँ पे आता है Kb
बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन है, उनमें एक बोल्ट्जमैन है, उनके नाम पे रखा है। दिस इज 1.38 into 10 raised to power minus 23 जूल पर केल्विन। ठीक है, बस इसमें आपको ये मानना है कि भाई काइनेटिक लॉ ऑफ ये सॉरी आरएमएस वेलोसिटी का फॉर्मूला वही है। ठीक है, यहां तक तो ठीक है ना? अब तो कोई तकलीफ नहीं है ना? आरएमएस वेलोसिटी वाली बात छोड़ दो, बाकी सब तो क्लियर है। इज दैट क्लियर? थोड़ा और बात कर ले इसके बारे में, तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट तक तो समझ में आया होगा। हाँ, ओके। अभी अब लगा दे लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी एवरीबॉडी। अब लगा दे लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी यहां बात कर ले, मॉलिक्यूल के अंदर भी देख लेते हैं। राइट ऑन देन, काइनेटिक एनर्जी हमने डिराइव कर दिया है, ठीक है। पर मॉलिक्यूल, अरे एक मोल का था इतना, तो पर मॉलिक्यूल का कैसे निकालोगे? डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर करोगे ना। यदि 10 मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी x है, तो एक मॉलिक्यूल का x by 10 होगा ना। तो Na मॉलिक्यूल्स का 3/2 RT है, तो एक मॉलिक्यूल का क्या होगा? 3/2 RT अपॉन Na। तो R by Na वाला जो कांस्टेंट है उसको बोल्ट्जमैन कांस्टेंट बोलते हैं। यहां तक तो ठीक है ना? एवरीडी आगे बढ़े, एवरीडी। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी अब फिर से देख लेते हैं। इट स्टेट्स दैट एनर्जी is equally distributed, energy is equally distributed across all the degrees of freedom, all the degrees of freedom possible for a gas molecule। ठीक है, अब what is a degree of freedom? ठीक है, now let us see what is a degree of freedom। degree of freedom क्या होता है? ठीक है, it represents the number of ways through which a gas molecule can exchange energy through collisions। Is that clear? Not clear, ठीक है, ठीक है, फाइन, पहले लिख लो इसको। Everybody written? Okay. Written everyone? श्रेयस थोड़ा रुको अभी। देखो बेसिकली डिग्री ऑफ फ्रीडम होता क्या है, जैसे ये मॉलिक्यूल है, ये कितने डायरेक्शंस में एनर्जी ट्रांसफर कर सकता है? लीनियर की बात करें तो एक्स वाई और जेड,
एक लीनियर मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल है, एक मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल है, तो वो किस डायरेक्शन में जा सकता है, एक्स वाई और जेड, या तो इस डायरेक्शन में जा सकता है, इस डायरेक्शन में जा सकता है, तो कोलिजन इन तीन डायरेक्शन में कर सकता है, राइट। तो इसके तीन पॉसिबिलिटीज हैं ट्रांसलेशनल में। ट्रांसलेशनल में तीन पॉसिबिलिटीज हैं, कौन कौन से, एक्स वाई और जेड। इज दैट क्लियर। तो ये तीन डायरेक्शन में फ्री है मूव करने के लिए, तो इसको हम बोलेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम 3। ये समझ में आया। इसके डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या है, 3, एक्स वाई और जेड। तीन डायरेक्शन में ये एनर्जी ट्रांसफर कर सकता है लीनियर मूवमेंट में, ठीक है, एक्स वाई और जेड। तो इसके डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 3 हो गए, एफ लिख दिया मैंने 3। अब इसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल यदि 3/2 kT है, तो ये बोलता है हर डायरेक्शन में बराबर दो। तो ईच डायरेक्शन में क्या हो जाएगी, 1/2 kT, 1/2 kT और 1/2 kT। Is that clear now? I hope you have understood what is degree of freedom. Everybody, is that clear? अभी डिग्री ऑफ फ्रीडम तुम्हें क्लियर हुआ श्रेयस, या अभी भी क्लियर नहीं? तो अब बस इतना ही है। देखो कुछ थ्योरी के अजम्पशंस होते हैं, तुम उसको कसम खा के बैठोगे कि नहीं हम तो नहीं मानेंगे इसको, तो इट कांट हेल्प अस इन दैट केस। थ्योरी है गैस मॉलिक्यूल, गैस इज कॉम्प्लिकेटेड भाई, गैस समझाना आसान नहीं है। इसलिए तो सबसे अच्छा आइडियल लिया था, आइडियल में कितना मजा आ रहा था, राइट। आइडियल में सब कुछ आइडियल है, कोई टेंशन है ही नहीं, पीवी इक्वल्स एनआरटी, डिफ्यूजन हो रहा है, मजा आ रहा है ना। तो अब यहाँ पे देखो, अब गैस को एक्सप्लेन करना है तो कुछ थ्योरी बनाना है। अब जो थ्योरी बेस्ट है वो यही है और हमको यही पढ़ना है। अब इसको इसलिए पढ़ना है क्योंकि इसी से तुम्हारे नंबर आएंगे एग्जाम में, क्वेश्चन इसी पे बनते हैं, दैट्स इट। और ये एक्सप्लेन करता है, इससे बेहतर अपने पास थ्योरी है ही नहीं। तो अब हम बात कर लेते हैं इसके ऊपर। तो अब आई थिंक यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा ना कि 1/2 kT कैसे आया पर डिग्री ऑफ फ्रीडम। आगे है डायटोमिक के लिए भी हम निकालते हैं, बट वो थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ोगे, अभी ही पढ़ोगे, बताओ ये अभी कर सकते हैं? बोलो डायटोमिक के लिए भी देखना है क्या, ये मोनोटॉमिक के लिए देखा था? थर्मो में करेंगे, ठीक है फिर। तो आई थिंक यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा ना, काइनेटिक एनर्जी वाली बात तो क्लियर हो गई, काइनेटिक एनर्जी हमने डिराइव कर लिया। अब बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? एवरीबॉडी, जो हमने यहाँ तक पढ़ा, आज जो हमने पढ़ा उसमें कोई दिक्कत है? कोलिजन पैरामीटर्स क्लियर हो गए, काइनेटिक एनर्जी तक क्लियर हो गया? ओके फाइन। तो अब आगे बढ़ जाए हम लोग, काइनेटिक एनर्जी वाली बात तो हम लोग कर चुके हैं ना, काइनेटिक एनर्जी हमने निकाल लिया और हमने पीवी इक्वल टू एनआरटी भी डिराइव कर लिया, ठीक है। एक बार टोटल रिवाइज करवा दूं? अरे भाई आज हमने किया कुछ खास नहीं है वैसे, आज हमने बवाल टॉपिक्स कुछ पकड़े हैं, उस पर तुम लोग थोड़ा सा टेंशन ले रहे हो, तो समझ में तो कुछ लोगों को कम आया होगा, हो सकता है ऊपर ऊपर से रिवाइज करा दूं, फिर आगे बढ़ो क्या? देखो बेसिकली आज हमने स्टार्ट क्या किया है, सिर्फ आज डेरिवेशन ही किया है, कोलिजन पैरामीटर्स डिफाइन किया है, राइट। कोलिजन पैरामीटर्स डिफाइन किया। बच्चे कम हो गए क्या? हाँ कुछ 7 8 8 बच्चे निकल गए। ठीक है, देखो फ्री पाथ हम डिफाइन करते हैं। फ्री पाथ समझ में आया एवरीबॉडी? एवरीबॉडी फ्री फ्री पाथ समझ में आया? मीन फ्री पाथ समझ में आया? मीन फ्री पाथ मतलब एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिटवीन सक्सेसिव कोलिजंस। इज दैट क्लियर? ओके।
ओके, कोलिजन डायमीटर समझ में आया? सेंटर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स। ओके फाइन। कोलिजन फ्रीक्वेंसी चमक रहा है, नंबर ऑफ कोलिजन्स पर यूनिट टाइम बिटवीन डिस्टेंस। ये तो कोलिजन पैरामीटर्स हमने यहाँ पे खत्म किया। आगे हमने बात करी है कि लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, मतलब हर डायरेक्शन में इक्वल मानो एनर्जी। भैया ये देखो, ये थ्योरी का असम्पशन है, इसमें ऐसा मानते हैं बिकॉज देखो सिमेट्रिकली होना भी यही चाहिए गैस मॉलिक्यूल के केस में, ठीक है फाइन। अब बात कर लेते हैं आरएमएस वेलोसिटी डिफाइन किया, तो आरएमएस कैसे निकालते हैं समझ में आया? ओके फिर आगे बढ़ जाते हैं, आरएमएस निकालना समझ में आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर हाँ आरएमएस वाली बात की थी, फिर ये डेरिवेशन कैसे आया ये समझ में आया? ये वाला पीवी इज इक्वल टू 1/3 mnu स्क्वायर। फिर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पुट करके काइनेटिक एनर्जी निकाल दिया हमने, आरएमएस वेलोसिटी का फॉर्मूला पुट करके। यहां तक दिक्कत है? फिर काइनेटिक एनर्जी पर मोल पर मॉलिक्यूल निकाला, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना? ओके फ्रीक्वेंसी में जो वेलोसिटी आता है श्रेयस वो आरएमएस ही रहेगा, डोंट वरी। जो हमने कोलिजन फ्रीक्वेंसी में वेलोसिटी लिया था ना वो आरएमएस ही रहेगा, बिकॉज हम नॉर्मली हर केस में आरएमएस वेलोसिटी ही लेते हैं, ठीक है। फ्रीक्वेंसी में जो हमने कोलिजन फ्रीक्वेंसी में वेलोसिटी ली थी वो कौन सी थी? वो आरएमएस वेलोसिटी ही है। दिस इज यू आरएमएस अपॉन लेमडा बार, ये है कोलिजन फ्रीक्वेंसी। आगे बढ़े या और कोई डाउट है एवरीबॉडी? और अभी तक कोई डाउट तो नहीं है ना? ठीक है, तो अब काइनेटिक एनर्जी फाइनली हमने निकाल लिया 3/2 nRT। तो देखो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है, तो कैन वी राइट 3/2 पीवी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी? एवरीबॉडी कैन वी राइट 3/2 पीवी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी? क्या हम ये लिख सकते हैं? ओके लिख सकते हैं। तो अब जरा ये बताओ, डी काइनेटिक एनर्जी अपॉन डीपी एट कांस्टेंट टी, ये जीरो होगा या नॉन जीरो? अब ये थोड़ा कठिन सवाल है, इसके ऊपर सोचो। सवाल ये है कि डी काइनेटिक एनर्जी अपॉन पी, यानी कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे हमने यदि प्रेशर चेंज कर दिया तो क्या काइनेटिक एनर्जी चेंज होगा? ये जीरो होगा या नहीं, ये सवाल है। विल दिस पैरामीटर बी जीरो? एवरीबॉडी विल दिस पैरामीटर बी जीरो? जरा खुद सोचो, टेम्परेचर कांस्टेंट है, ठीक है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तुमने प्रेशर बढ़ा दिया तो तुम्हें नहीं लगता है वॉल्यूम कम हो जाएगा? यानी P इंटू वी तो कांस्टेंट ही रहेगा ना? इज दैट क्लियर? तो जब हमने टेम्परेचर कांस्टेंट रख करके, इसका T का मतलब समझ में आ रहा है? इसका मतलब है कि टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है और हम प्रेशर चेंज कर रहे हैं, तो काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होता है। इतना ही नहीं, डी अपॉन डी पी, सॉरी डी वी लिख देता हूं, डी अपॉन डी वी जो है ये भी कांस्टेंट टेम्परेचर पे जीरो होता है। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? ये दोनों बातें समझ में आई या नहीं आई? यानी सिर्फ कांस्टेंट टेम्परेचर पे प्रेशर और वॉल्यूम चेंज करने से काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होता है, ये एक इंपॉर्टेंट बात है। नहीं समझा? सलोनी नहीं समझी? ओके और कितने लोगों को नहीं समझ में आया? अरे एक बात बताओ, पीवी कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है भैया, तो पी इंटू वी थोड़ी चेंज होता है। पी बढ़ाओगे वी कम हो जाता है। P1 V1 P2 V2 तो लिखते थे ना हम लोग कांस्टेंट टेम्परेचर पे। ये नहीं समझ में आ रहा है क्या? यदि अपना टेम्परेचर कांस्टेंट है तो P इंटू वी कांस्टेंट रहेगा, एक बढ़ाओगे दूसरा कम हो जाएगा। और काइनेटिक एनर्जी P इंटू वी पे डिपेंड करता है, सिर्फ P या सिर्फ P पे डिपेंड नहीं करता है। तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे यदि तुम प्रेशर और या फिर वॉल्यूम चेंज कर देते हो एक पैरामीटर, तो काइनेटिक एनर्जी चेंज होगा क्या एवरीबॉडी? अच्छा देखो मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, समझ में आ रहा है? हमने बात करी थी कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो डायरेक्टली टेम्परेचर पे डिपेंड करता है और किसी चीज पे डिपेंड नहीं करता। तो मैं वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि सिर्फ प्रेशर बढ़ा दोगे कांस्टेंट टेम्परेचर रख करके तो वॉल्यूम कम हो जाता है।
हमें यदि P इंटू V चेंज करना है ना, तो हमें टेम्परेचर ही चेंज करना पड़ेगा। तो बेसिकली बताने का मतलब ये है, बताने का मकसद ये है कि हमने एक पोस्टुलेट लिखा था, तुम याद करो, कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल डिपेंड्स ऑन इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। याद आ रहा है कुछ? तो वही एक्सप्लेन हो रहा है यहाँ पे कि कैसे। क्या अभी ये मुश्किल लग रहा है क्या? वो हसीन दिन चले गए आइडियल गैस वाले। कुछ लोगों ने पूछा था कि आइडियल गैस डिफाइन ही क्यों करते हैं, अब उनको समझ में आ रहा है आइडियल गैस क्यों डिफाइन करते हैं, जब होता ही नहीं है तो। ये हम लोग आइडियल के ही अजम्पशन कर रहे हैं, बिकॉज देखो बड़ा आसान है इंप्लीमेंट करना उसको। अब आगे बढ़े, अब तो मजा आ रहा होगा ना। अरे अब आगे बढ़े, थोड़ा बोर हो रहे हैं। अरे यार, तो इसके लिए क्या गधे को और घोड़ों को बुलाएं वापस और फिर से तुम्हारे लिए आइडियल गैस लेके आए? पॉसिबल नहीं है। अब यही है, कई बार मूवी भी बीच में बोरिंग हो जाती है, देखना पड़ता है। कई बार बहुत ज्यादा सेंटी हो जाता है, एकदम इमोशनल सीन चल रहा होता है, लोग इंटरेस्ट खत्म कर देते हैं। खैर आ जाते हैं मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बाय, कुछ लोग बाय बोल रहे हैं। ओके अब देखो क्या है, अभी क्या कर सकते हैं। दिस इज हाउ द थ्योरी इज। रिटर्न एवरीवन, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, कंटिन्यू नहीं। सी, लेट अस नाउ टॉक अबाउट मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, इसकी बात कर लेते हैं। ये कंप्लीट करने में तो बहुत टाइम लगेगा। देखो बेसिकली मैं एक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मान लो तुम्हारे पास एक सिस्टम ऑफ गैस मॉलिक्यूल है जिसमें 1000 मॉलिक्यूल्स हैं एवरीडी। अब जरा समझना कि ये कहानी क्या है। ये 1000 मॉलिक्यूल्स में सबकी वेलोसिटी सेम होगी क्या एवरीबॉडी? ये 1000 मॉलिक्यूल्स में सबकी वेलोसिटी सेम होगी क्या? नहीं होगी सेम। अब जैसे हो सकता है कुछ की सेम हो, तो अब जैसे u1 है, मतलब वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल 1 u2 से इस तरह से u3 और इस तरह से u1000 तक होंगे, ये समझ में आ रहा है? सबके वेलोसिटी हो सकती है कि सबकी अलग अलग हो, कुछ की सेम हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, बट हो सकता है ना सबकी अलग अलग, पॉसिबल तो है ही है। तो u1 u2 and u100 are the velocities of molecule 1 2 3 से लेकर के 1000 रिस्पेक्टिवली। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? अब जरा समझने की कोशिश करते हैं। मान लो 900 मॉलिक्यूल्स जो हैं उनकी वेलोसिटी सेम है। 900, 1000 में से 900 जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी वेलोसिटी सेम है, और 900 मॉलिक्यूल हैव वेलोसिटी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 80 मॉलिक्यूल जो हैं उनकी वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, और उस तरह से अलग अलग रैंडम वेलोसिटीज हैं। तो अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ समझ में आ रहा है? जैसे नहीं समझ में आ रहा है? यहाँ पे स्टैटिस्टिकल पैरामीटर्स डिफाइन करेंगे मॉलिक्यूलर डिस्ट्रीब्यूशन करो। देखो समझने की कोशिश करो, थोड़ा ध्यान दो। मान लो एक क्लास में 50 बच्चे हैं, सबके नंबर अलग अलग आ रहे हैं एग्जाम में। ठीक है, कुछ सबके नंबर अलग अलग आ सकते हैं, नहीं आ सकते? 100 मार्क्स का टेस्ट है, 50 बच्चों ने टेस्ट दिया, सबके नंबर अलग अलग हो सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, सारे बच्चों के नंबर देखेंगे, राइट? फिर देखेंगे कि ऐसा हो सकता है ना कि ज्यादातर बच्चों के, मतलब 50 में से 30 बच्चों के 60 मार्क्स आए हैं, राइट? ठीक है, तो वैसे ही डिस्ट्रीब्यूशन तो एक बनेगा ना कि कितने बच्चों का क्या मार्क्स आया। तो अब उसी तरह से वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन है ये।
कि कितने मॉलिक्यूल्स की क्या वेलोसिटी है, तो इसको बोलते हैं वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में करता क्या है, मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज का डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं कि कितनी वेलोसिटी कितनी मॉलिक्यूल्स की। अब इसका यूज क्या है, विल टॉक अबाउट इट। हम स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से देख रहे हैं, समझ में आ रहा है? एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? तो तुम्हें मीन मीडियन मोड याद होगा, एवरीबॉडी मीन मीडियन मोड याद है या नहीं है? तो ओवरऑल आइडिया बेसिकली ये है कि एक होता है, अब यहाँ पे भी तीन वेलोसिटीज डिफाइन करते हैं। एक होता है आरएमएस वेलोसिटी, एक होता है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, और एक होता है एवरेज वेलोसिटी। तो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी समझ में आ रहा है क्या है? मोड, मोड याद आ रहा है? तो ये जो वेलोसिटी होगा इस डिस्ट्रीब्यूशन में, इसको हम बोलेंगे वीएमपी, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। मतलब मैक्सिमम, जैसे मान लो मैक्सिमम हमारे पास 1000 मॉलिक्यूल्स हैं और किसी एक मॉलिक्यूल को हमने पिक किया है और उसकी वेलोसिटी पता करना चाहते हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली उसका वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड ही होगा ना। तो ये हो जाएगा मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। फिर एक होता है आरएमएस वेलोसिटी, आरएमएस निकालना तो बताया ही था, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। फिर क्या होता है एवरीबॉडी, उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी तो तुम्हें पता ही है, एवरेज है, सिंपल सा। तो ये लिख लो, मैं तीनों डिफाइन कर देते हैं, बस इतना ही करेंगे, या आगे या कंटिन्यू करें 45 तक? मीन तो एवरेज हो गया ना, मीडियन मीन तो नॉर्मल मीन है। ठीक है, फिर इसको ही डिफाइन कर लेते हैं। क्या अब नहीं मजा आ रहा है भाई? देखो बुरे वक्त में गैस मॉलिक्यूल का साथ छोड़ रहे हो तुम लोग, जब आइडियल गैस में तो मजा आ रहा था तुम्हें। ये दुनिया ऐसी ही है। ओके, रिटन एवरीवन? ओके, तो लेट अस टॉक अबाउट, लेट अस डिफाइन इट। तो आरएमएस वेलोसिटी तो वैसे ही डिफाइन किया था जैसे हमने पहले किया था, समेशन यू आई स्क्वायर, आई 1 से लेकर के n अपॉन n, ये आ जाएगा आरएमएस। ठीक है, यू मोस्ट प्रोबेबल क्या है, द वेलोसिटी ऑफ मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स, मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स, ये समझ में आ रहा है? मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स, और बोल सकते हो मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं मीन वेलोसिटी, यानी कि बोल सकते हैं एवरेज वेलोसिटी। तो ये एवरेज क्या है बताओ? एवरेज तो आसान है, इट इज सिंपली u1 प्लस u2 से लेकर के un अपॉन n, यानी समेशन ui अपॉन n। कोई दिक्कत है? तो चीजें थोड़ी सी जटिल हैं अभी आगे, क्या करें, चालू करें आगे? राइट इट डाउन, पहले इसको लिख लो। अच्छा, मान लो ऐसा कभी हुआ है कि मूवी देख रहे हो और तुमको मूवी में क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है, फिर भी देख रहे हो? ऐसा कभी हुआ है क्या? या कभी ऐसा किया है क्या कि गाना चल रहा है, इंग्लिश गाने, और समझ में नहीं आ रहा है फिर भी सुन रहा है, क्या गा रहा है पता नहीं चल रहा है बट कुछ अच्छा गा रहा है, ऐसा कभी हुआ है? ओके, फाइन, देखो कोशिश करेंगे कि यहाँ ऐसा ना हो। इस टॉपिक में ऐसा ना हो। ठीक है, यहाँ तक का पार्ट में किसी को डाउट है?
ओके, स्क्रॉल अप करो। और ऊपर करो स्क्रॉल। ओके, ठीक है, फिर बताओ आज के टॉपिक, आज हमने जितना किया उसमें किसी को डाउट है क्या? एवरीबॉडी? ठीक है, लेट अस टॉक अबाउट ऑन दैट टर्म्स। आज जो पढ़ा उसमें कोई डाउट है? कौन से स्टेटमेंट्स बताओ? भावेश, किस चीज का स्टेटमेंट? यू आर एम एस तो मैथमेटिकल फंक्शन है ना, ये तो मैथमेटिकली है। यू आर एम एस रूट मीन स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर ही है ये। होमवर्क, हाँ होमवर्क वाले तो हम दे ही देते हैं। होमवर्क आपका वही है, एक्सरसाइज 131 से 37। एवरीबॉडी, होमवर्क है एक्सरसाइज 131 से 37। ठीक है, चलो फिर गुड बाय। ओके, ठीक है, ठीक है, ओके।